हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एडोलसेंस यानी किशोरावस्था और ड्रग एब्यूज़ यानी कि ड्रग कुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था का मतलब क्या है कि बाल्यावस्था से एडल्ट अवस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होने की या विकास होने की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। यानी कि बाल्यकाल से लेकर वयस्क होने तक के जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं, या उनके मानसिक और शारीरिक परिवर्तन या विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। या बाल्यकाल को किशोर अवस्था से बाल्यकाल को वयस्क अवस्था से जोड़ने की जो अवस्था होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस बोलते हैं। बॉयज़ में, लड़कों में ये 7 से 19 वर्ष तक होती है, जबकि गर्ल्स में यानी कि लड़कियों में ये 8 से 18 वर्ष तक होती है। यह अवस्था जो है किशोरावस्था, ये अवस्था न केवल इसमें प्यूबर्टी के शारीरिक बदलाव शामिल होते हैं, बल्कि इसमें बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है और समाज की समझ का विकास भी होता है। यानी कि समाज के बारे में समझता है व्यक्ति और समाज का समझ आती है। तो यानी कि जो किशोरावस्था है उसमें प्यूबर्टी के शारीरिक बदलाव तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ 3 चीज़ें और इसमें होती हैं। एक तो बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है बच्चे की, मनोवैज्ञानिक विकास होता है उसका, और समाज की समझ आदि का विकास होता है। अब इसके बाद जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडोलसेंट स्टेज बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसमें बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, हार्मोनल और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों से गुजरता हुआ बच्चा बहुत अधिक समझने की कोशिश करता है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा महसूस करता है। उसमें अनेक शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिससे उसकी फीलिंग्स चेंज होती है, उसकी समझ चेंज होती है। इसके कारण उनका ड्रग्स के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एडोलसेंट अवस्था बहुत ही क्रिटिकल अवस्था होती है, बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, जिसमें विकसित हो रहा बच्चा ड्रग्स की तरफ आकर्षित हो सकता है। लेकिन ड्रग होती क्या है? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या भागों में, एक भाग या कई सारे भागों में यानी कि अंगों में जो कार्य है उनमें बदलाव उत्पन्न कर दे। यानी कि जो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी एक भाग या भागों के कार्यों को प्रभाव डाले या बदलाव उत्पन्न कर दे, या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, ड्रग कहलाता है। यानी कि हमें 2 चीज़ें समझ में आई कि किसी बॉडी के पार्ट या पार्ट्स यानी कि भाग और भागों के कार्य में बदलाव कर दे ऐसा रासायनिक पदार्थ, या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है? ड्रग कहलाता है। तो यानी कि ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसे, अब रासायनिक पदार्थ तो है ही, हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें इसे समझ में याद कैसे रखना है कि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो बॉडी के किसी भाग और भाग के कार्यों में बदलाव उत्पन्न करे या किसी रोग की प्रक्रिया में परिवर्तन कर दे, रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, वो रासायनिक पदार्थ ड्रग कहलाता है। यानी कि सीधी सी बात है, 2 क्वालिटी शो करेगा, अंग या अंगों के कार्यों में बदलाव उत्पन्न कर दे या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तन कर दे, रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, वो रासायनिक पदार्थ ड्रग कहलाता है। जो ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं वो क्या है कि चिकित्सक द्वारा मरीज के रोग नियंत्रण हेतु लिखी गई कोई भी मेडिसिन, औषधि, तंबाकू, अल्कोहल, गैर चिकित्सकीय यानी कि नॉन मेडिकल रूप से प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयाँ आदि भी,
और अगर किसी डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को दवा प्रिस्क्राइब्ड की है और उसकी एक निश्चित मात्रा उसको लेने के लिए कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति उस निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में वो दवाई ले रहा है, औषधि ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, तो ये भी ड्रग अब्यूज़ हो सकता है। यानी कि तो ड्रग जरूरी नहीं है कि वो सिंपल जो ड्रग्स होते हैं वो जो दवाई सिंपल दवाई है वो भी ड्रग के रूप में यूज़ हो सकती है, तब भी हम उसको ड्रग ही बोलते हैं। इसके बाद ड्रग कुप्रयोग यानी कि ड्रग अब्यूज़ यानी कि ड्रग एडिक्शन। अब अगर किसी ड्रग का कोई कार्य है, तो अगर हम किसी चिकित्सीय कार्य के लिए लेते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई यूज़ करते हैं ड्रग का, तो उस यूज़ को हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। यानी कि उसके सामान्य चिकित्सीय कार्यों के अलावा कोई भी यूज़ क्या कहलाता है? ड्रग अब्यूज़ कहलाता है। यानी कि अगर कोई चिकित्सीय यूज़ नहीं है उसका, अगर वो चिकित्सीय यूज़ में यूज़ होने वाली कोई दवाई है, लेकिन हम उसको उसके लिए न यूज़ करके किसी और कार्य के लिए यूज़ करते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। अब अगर जो चिकित्सकीय औषधि है वो अगर बिना चिकित्सक की सलाह के ले ली जाती हैं, तब भी वो ड्रग अब्यूज़ की श्रेणी में आती हैं। या तीसरी बात ये भी है कि अगर किसी चिकित्सक ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब्ड की है और उसकी एक निश्चित मात्रा प्रिस्क्राइब्ड करी है और उसकी हमें एक गोली लेनी है, फॉर एग्जांपल सुबह एक गोली, शाम ले ली, लेकिन हम 2 गोली 3 गोली लेने लग रहे हैं या ज़्यादा समय पे ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो उस प्रिस्क्राइब्ड मात्रा या संख्या से ज़्यादा लेना भी ड्रग अब्यूज़ है। यानी कि ड्रग अब्यूज़ 3 चीज़ें हैं जिसमें हमें समझ में आनी चाहिए। क्या कि या तो किसी जो चिकित्सकीय कार्यों के अलावा किसी रासायनिक पदार्थ या ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ड्रग अब्यूज़ है। दूसरा कि चिकित्सीय औषधियाँ जो है वो बिना चिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन के या सलाह के ले रहे हैं, वो भी ड्रग अब्यूज़ है। और तीसरा, अगर ड्रग किसी चिकित्सक ने, डॉक्टर ने लिखी भी है, तो उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है या उसकी जो कितनी बार लेना है उसके अलावा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो भी ड्रग अब्यूज़ है। तो यानी कि ड्रग अब्यूज़ 3 चीज़ों के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। क्या कि चिकित्सीय कार्यों से अलग किसी ड्रग का यूज़ क्या कहलाता है? ड्रग अब्यूज़। दूसरा कि अगर विदाउट चिकित्सक की सलाह के हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो भी ड्रग अब्यूज़। और अगर चिकित्सक की सलाह से या प्रिस्क्राइब्ड जो मात्रा है या जो उसकी लेने की संख्या है दिन में, वो हम ज़्यादा कर दें, तो भी ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ में 3 चीज़ें हो गई। अब सामान्य रूप से जो ड्रग का अब्यूज़ होता है उसके लिए 3 प्रकार की ड्रग्स होती है, ओपिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स और एल्कलॉइड्स। तो इससे पहले हम तंबाकू और तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे, तंबाकू की स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो तंबाकू है वो टोबैको जो होता है वो निकोटियाना टोबैकम, एक प्लांट निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका एंड निकोटियाना रस्टिका की ड्राइड मतलब सूखी लीव्स यानी कि पत्तियां होती हैं। तो टोबैको यानी कि जो तंबाकू होता है वो निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका की सूखी पत्तियां होती हैं और इसमें बहुत सारे 300 से ज़्यादा यौगिक होते हैं, बहुत सारे इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं जिसको चबाया जाता है या सूंघा जाता है, यानी कि उसको धुएं के रूप में अंदर लिया जाता है। तंबाकू की जो धुआं होता है जिससे अंदर लिया जाता है उसमें 300 के लगभग यौगिक होते हैं
जिसमें सबसे प्रमुख है निकोटीन। निकोटीन माइल्ड अमाउंट में स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, आंखों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है और बहुत सारे स्टिमुलेंटिंग काम करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HCN और बहुत सारे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोकार्बन, और पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज़्यादा साइकिल जिसमें होती है वो हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जो निकोटीन होता है उसकी जब अधिक मात्रा हो जाती है तो वो तंबाकू में जब हम इसको यूज़ करते हैं उसकी जो अधिक मात्रा होती है वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट ज़्यादा होने लगते हैं और दोनों जो होते हैं वो दोनों क्या काम करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में मोचित होते हैं और दोनों ही ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप और हार्ट बीट दोनों को बढ़ा देते हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है, हार्ट बीट को बढ़ाना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, रक्तचाप को बढ़ाना। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट को बढ़ाना। तो जैसे ही तंबाकू या कोई भी ड्रग्स जैसे अल्कोहल टाइप ली जाती है तो वो जो तंबाकू है विशेष रूप से वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो हार्मोन है उनको सिक्रीट करता है और सिक्रीट करने के बाद जब ये हार्ट में पहुंचते हैं एड्रेनल ग्लैंड से तो ये बॉडी में हार्ट बीट को बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब इसके अलावा धूम्रपान से फुसफुस यानी कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स के लिए बात हो रही है, मूत्राशय यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है और गले का जो कैंसर होता है उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा ये ब्रोंकाइटिस यानी कि जो ब्रोंकाई होती है यहाँ पर उसकी जो इन्फ्लेमेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, श्वसनीय शोथ बोलते हैं। एम्फीसीमिया एक डिजीज़ होती है लंग्स की, हृदय रोग यानी कि हार्ट की डिजीज़ और गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज़ इनसे हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू चबाना जो मुख का कैंसर होता है उसका सबसे प्रमुख कारण होता है, इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो माउथ का कैंसर पाया जाता है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा होता है। और धूम्रपान से रक्त में CO की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें CO निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन पर काम करता है और एक हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर एक परमानेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसके कारण अब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं पाता क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रभाव थे जो तंबाकू के द्वारा हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। अब इसके बाद है कि किशोरों द्वारा ड्रग्स और अल्कोहल प्रयोग के कारण यानी कि रीजंस फॉर टेकिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, खासतौर से एडोलसेंट व्यक्ति हैं जो बच्चे अब वयस्क अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उनके द्वारा ड्रग्स को लेने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनका बौद्धिक विकास अभी चल रहा होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो परिपक्व हो रहे होते हैं, समाज की उनको इतनी समझ नहीं होती है, इसलिए ये क्रिटिकल पीरियड होता है। हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, इमोशनली वो चेंज हो रहा होता है। इसके कारण उस समय बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होने के कारण उसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा वो ड्रग्स एडिक्शन की ओर जा सकता है। अब सबसे पहले किशोरों के द्वारा जो
ड्रग्स या अल्कोहल लेने के कारण का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किशोरों में प्राकृतिक जिज्ञासा होती है, यानी क्यूरियोसिटी होती है कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसको पीने के बाद कैसा महसूस होता है, हम अगर इसको लेंगे तो हमें क्या महसूस होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को सोचता है कि ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करेंगे तो हम क्या होगा, तो वो क्यूरियस होता है, यानी कि जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासु होने के कारण कभी कभी वो उसको लेने लगता है। इसके अलावा उसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है, वो थोड़ा जोखिम उठाने में डरता नहीं है क्योंकि उसमें अनुभव अभी इतना नहीं होता है, जिसके कारण वो अब जोखिम उठाने से डरता, तो वो सोचता है देखा जाएगा जो होगा पिए जाते हैं। इसके अलावा वो नए प्रयोग करने की कोशिश करता है, यार पी के देखो क्या होता है। इसके अलावा पीने के बाद उत्तेजना, कि भाई पीने के बाद क्या होगा, उत्तेजना की उसके प्रति आकर्षण होता है कि भाई चलो पी कर देखते हैं क्या होता है, और उसकी ये सहज प्रकृति होती है कि वो उत्तेजना महसूस करता है और वो हमेशा नए प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहता है, और ये सभी कारण उसको ड्रग या अल्कोहल लेने के प्रति आकर्षित करते हैं, यानी कि वो उन ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति आकर्षित होता है कि वो क्यूरियसिटी के कारण भी इसका जोखिम उठाने की क्षमता, नए प्रयोग करने की क्षमता होती है उसके अंदर, उत्तेजना के प्रति उसका आकर्षण होता है। इन सब कारणों से वो ड्रग्स को लेने की कोशिश करता है। दूसरा, ड्रग्स व अल्कोहल के लाभकारी पदार्थों के रूप में देखने और समझने की गलतफहमी, क्योंकि उनमें समझ की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए वो ये समझते हैं कि जो हम ड्रग्स लेंगे या जो अल्कोहल लेंगे वो एक लाभकारी पदार्थ होगा, इसमें हमें मज़ा आएगा, इसमें हमारे लिए फ़ायदा होगा, तो उनमें भी इतनी समझ परिपक्व नहीं हो पाती है कि ये चीज़ खराब है, तो वो इसको ऐसा लगता है कि ये लाभ के रूप में लेते हैं और वो उसको आसानी से लेने की कोशिश करते हैं। तीसरा, अल्कोहल एक डिप्रेसेंट होता है, यानी कि अवसादक बोलते हैं इसको। डिप्रेसेंट यानी कि डिप्रेस, अवसादक का मतलब जो प्रकारों को धीमा कर दे, यानी कि जो धीमा करे, जो बॉडी के प्रक्रम होते हैं उनको वो जो धीमा करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवसादक। लेकिन जो बढ़ाते हैं हम उन्हें बोलते हैं स्टिमुलेंट, यानी कि उद्दीपक। स्टिमुलेंट। तो अल्कोहल वास्तव में क्या होता है, अवसादक होता है, डिप्रेसेंट होता है, अर्थात वो बॉडी के प्रक्रमों को धीमा करते हैं, केवल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, बाकी सब कार्य धीमे करते हैं वो। लेकिन किशोर जो होता है, एडोलसेंट जो व्यक्ति होता है, उसको ये लगता है कि वो स्टिमुलेंट है, इसको पीने के बाद हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, हमारी बॉडी के जो प्रक्रम है वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, वो ज़्यादा स्टिमुलेटेड महसूस करेगा। लेकिन वास्तव में वो डिप्रेसेंट होता है, क्योंकि समझ की कमी होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है, डिप्रेसेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों और साथियों का अनावश्यक दबाव, बहुत से दोस्त और साथी ऐसे, अरे जल पी ले भाई कुछ नहीं होने का, तो वो अचानक दबाव बनाते हैं, उकसाते हैं और वो इस गलत आदत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें समझ की कमी होती है, उन्हें भी इतनी समझ नहीं होती है कि ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है, तो उन्हें तो लगता है कि चल भाई ये पी रहे हैं तो हम भी पी लेते हैं। तो जो साथी होते हैं वो भी दबाव बना सकते हैं और उन दबाव में आने के बाद किशोर उनको पीना स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का दबाव, कि बहुत से जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इन ड्रग्स को यूज़ करने लगूँ या शराब को यूज़ करने लगूँ, अल्कोहल का यूज़ करने लगूँ, तो मैं अच्छे अंक ला सकता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊँगा, मैं उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाऊँगा। लेकिन वो इसको यूज़ करने के बाद और ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के प्रक्रमों को धीमा करता है, हमारे मस्तिष्क के विकास को धीमा करता है। इसके अलावा ये सेरिबेलम को प्रभावित करता है, जिससे हमारा जो मूवमेंट है, चलन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बैलेंस खराब हो जाता है। इसके अलावा मार्गदर्शन में कमी, यानी कि अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो बच्चे इस लत की ओर लग सकते हैं। तो मार्गदर्शन व सहयोग सलाह देने में अक्षम पारिवारिक ढांचा, परिवार में लड़ाई होती है, परिवार के जो माता पिता हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको समझाते नहीं हैं, सही मार्गदर्शन नहीं देते हैं, तो उसकी कमी से भी बच्चा इन आदतों की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई है नहीं, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ढांचा ऐसा है कि उसको कोई सही मार्गदर्शन
प्रदान नहीं कर पा रहा है तो भी वो इन आदतों की ओर चला जाता है। इसके अलावा कठिनाई से बचने के लिए, अगर बच्चा में कोई कठिनाई आ रही है, पढ़ने में से कोई दिक्कत आ रही है, कोई और परेशानी है, तो वो इसकी जो कठिनाई है उसको अपने बड़े पेरेंट्स से या टीचर से डिस्कस तो नहीं करता, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं ड्रग्स या अल्कोहल लेने लगूं तो मैं इन परेशानियों से, कठिनाइयों से बचने लग जाऊंगा, और वो उसको लेना शुरू करता है और वो कुछ बार लेने के बाद उसमें एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ने लगती है, वो व्यसन हो जाता है। और लोगों में ये मिथ्या है कि ये कूल और प्रोग्रेसिव है, कि बहुत से लोग जब एडोलसेंट में पहुंचते हैं बच्चे, तो उन्हें लगता है कि ये कूल है, ये फैशन है, ये प्रोग्रेसिव है, जो लोग पीते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो कम पीते हैं वो या नहीं पीते वो अच्छे नहीं होते। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है, पैम्पलेट्स हैं, या जो न्यूज़पेपर में ऐड है, या जो टीवी में ऐड है, ये इसको और आगे इसको ले जाने की कोशिश कर मतलब धकेलता है बच्चों को, क्योंकि उसके मन में वैसे ही मिथ्या कि ये कूल है। उसके बाद सिनेमा में जो एक्टर है वो उसको सिगरेट को पीते दिखाई दे रहे हैं या शराब पी रहे हैं वहाँ पर उसमें, तो उसको ऐसा लगता है कि एक बड़े लोग पीते हैं, ये कूल है, ये प्रोग्रेसिव है, तो मुझे भी पीना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये निगेटिव इफेक्ट डालता है उसकी बॉडी पर, उसके प्रभाव पर। तो ये सब मेन कारण है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो एडोलसेंट होता है वो इन रोग की प्रतर या इन अल्कोहल या ड्रग्स की ओर आकर्षित होता है। इसके बाद है व्यसन व निर्भरता, यानी कि एडिक्शन और डिपेंडेंस। अब अगर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें 1 या 2 बार पीते ही उसकी लत लग जाती है, अर्थात उसको बार बार लेने की इच्छा जागृत होती है, अर्थात उनमें ऐसी क्षमता होती है कि उनकी आदत बन जाए 1 या 2 बार लेने में ही, और उसका 1-2 बार प्रयोग करते ही व्यक्ति उसको बार बार यूज़ करने की उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। जैसे अल्कोहल है, भांग है, गांजा है, चरस है, अफीम है, तंबाकू है, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं, ड्रग्स होती हैं जो उसे बार बार आकर्षित करती हैं, बार बार उसकी तरफ लेने के लिए कोशिश कराती हैं। व्यक्ति की इन ड्रग्स के प्रति निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस, कि वो इस पर निर्भर हो जाए, यानी कि उस पर उसे लेने के लिए मजबूर होना, ये तो कहलाती है डिपेंडेंस। और उसकी अक्सर इस मांग की अवस्था को, कि वो बार बार उसको मांग रहा है उसकी बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिक्शन बोलते हैं। यानी कि जो किसी भी किसी भी जो ड्रग है या अल्कोहल है, उसके लिए उसकी निर्भरता, कि उस पर वो मांगने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंस बोलते हैं। और डिपेंडेंस की ये अवस्था एडिक्शन कहलाती है। अब इसका ड्रग का एक्शन या ये लत क्यों लगती है? कि जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे रिसेप्टर से जाकर जुड़ती हैं, और ये जो ड्रग्स के रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में या दोनों में हो सकते हैं, तो ये ड्रग्स होती हैं जब इस रिसेप्टर से जाकर जुड़ती हैं तो प्रारंभ में बहुत कम मात्रा में ही बॉडी में ये प्रभाव डालना स्टार्ट करती है, माना स्टिमुलेंट की तरह काम कर रही है, डिप्रेसेंट की तरह काम कर रही है। तो जो भी काम कर रही हैं तो ये घटा रही है, बढ़ा रही है, कोई भी चीज़ें छोटी सी अमाउंट में ही घटाने बढ़ाने लगती है। लेकिन बार बार प्रयोग करने से जो ग्राही हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो इनकी थोड़ी मात्रा में स्टिमुलेट नहीं होते, उद्दीपित नहीं हो पाते, इसलिए उनकी बढ़ी हुई मात्रा ही उनको चाहिए होती है। और इसके कारण जब उनको बढ़ी हुई मात्रा बार बार मिलती है तो वो बॉडी में छोटी मोटी मात्रा से इफेक्टेड नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, इसलिए उनकी बढ़ी हुई मात्रा चाहिए। और उसको चूंकि वो बार बार यूज़ करने लगते हैं तो इसलिए जब तक उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो प्रभावित नहीं होते रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के प्रभावित ना होने से बॉडी के जो प्रक्रम है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जब बार बार इसको लिया जाता है तो वो उसके प्रति एडिक्ट हो जाता है, और अगर सही परामर्श ना मिले तो वो उसको उसकी लत लग जाती है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है और वो अब एडिक्ट कहलाता है। अब हम आहरण संलक्षण यानी कि विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति या कोई लतकारी व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति ड्रग का प्रयोग अचानक या यकायक बंद कर दे या कम मात्रा में प्रयोग करने लगे, तो दोनों ही कंडीशन में उस व्यसनी व्यक्ति में कुछ कायिकीय यानी कि फिजियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये लक्षण शरीर में कंपन यानी कि ट्रिमर्स बोलते हैं इनको, शरीर में कंपन होने लगता है। तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी,
सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, जी मिचलाना यानी कि नौसिया, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग और नींद ना आना यानी कि स्लीपलेसनेस है। तो जो किसी भी लतकारी यानी कि व्यसनी व्यक्ति के द्वारा ड्रग्स की अचानक मात्रा कम करने पर या बहुत कम करने के बाद या ना लेने पर जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो जब कभी व्यक्ति लेना बंद करता है तो वो जो उसके ना लेने के कारण जो किसी भी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक और कायिकी यानी कि फिजियोलॉजिकल और जो अप्रिय शारीरिक मानसिक साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक लक्षण प्रकट होते हैं, उन सभी को हम सामूहिक रूप से विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो व्यसनी व्यक्ति है, लती व्यक्ति है, वो ड्रग्स का प्रयोग या अल्कोहल का प्रयोग अचानक बंद कर दे या बहुत कम कर दे, तो उसके कारण उसके अंदर अनेक कायिकीय और यानी कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर में कंपन, एंग्जाइटी, नौसिया, सोचने समझने की क्षमता में कमी, एक्सेसिव स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस। तो किसी व्यसनी व्यक्ति के द्वारा अचानक ड्रग्स लेना बंद करना या अल्कोहल बंद करना या बहुत कम मात्रा करने पर उसमें होने वाले मानसिक, शारीरिक, साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, अप्रिय चेंजेस होते हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। और वे विड्रॉल सिंड्रोम कभी कभी इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि अगर व्यक्ति को अच्छी देखभाल ना मिले, अच्छी सलाह ना मिले, यानी कि चिकित्सीय सलाह ना मिले, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए कभी कभी ये लक्षण इतने ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हो जाते हैं कि इनका उपचार हेतु एक विशिष्ट चिकित्सीय परामर्श, रिहैब बोलते हैं इनको, और उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है और उसमें फिर उसका इलाज किया जाता है, जिसमें उसको धीमे धीमे उस ड्रग या अल्कोहल की जो मात्रा होती है उसको धीमे धीमे कम किया जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है और उसको धीमे धीमे कम किया जाता है, एकदम कम नहीं किया जाता। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।